दिल्ली का जंतर मंतर 18 जुलाई 2026 की सुबह पुलिस उस प्रोटेस्ट साइट पर पहुंचती है जहां एक 59 साल का आदमी बिना खाना खाए बैठा है। वजन तेजी से गिर चुका है, शरीर डिहाइड्रेशन से कमजोर है। डॉक्टर खतरे की चेतावनी दे रहे हैं। हाइड्रेशन फेयर है, ही इज मेंटली अलर्ट। और दिल्ली हाई कोर्ट कह चुका है कि हालत बिगड़ने पर सरकार को कदम उठाना होगा। कुछ देर में पुलिस उसे उठाकर सफदरजंग अस्पताल ले जाती है। समर्थक इसे जबरन हटाना कहते हैं। प्रशासन का जवाब है यह उसकी जान बचाने के लिए जरूरी था। लेकिन असली सवाल इससे कहीं बड़ा है। फेल्ड स्टूडेंट्स का टीचर, आइस स्टूपा का इनोवेटर और सैनिकों के लिए सोलर हीटेड टेंट बनाने वाला इंजीनियर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत करीब 6 महीने जेल में कैसे पहुंचा, और रिहाई के सिर्फ 3 महीने बाद उसने फिर अपनी जान दांव पर क्यों लगा दी। सोनम वांगचुक की कहानी हीरो और विलेन के बीच आसान चुनाव नहीं, यह एजुकेशन रिफॉर्म, लद्दाख की ऑटोनॉमी, वायलेंट प्रोटेस्ट, फॉरेन फंडिंग, प्रिवेंटिव डिटेंशन और डेमोक्रेटिक प्रेशर के टकराव की कहानी है। सच समझने के लिए उनके अवार्ड्स भी देखने होंगे और आरोप पर, जहां एक बच्चे के पास स्कूल तक नहीं था। सोनम वांगचुक का जन्म 1966 में लद्दाख के उलेतोकपो गांव में हुआ, जो लेह जिले में अलची के पास है। गांव में स्कूल नहीं था और फॉर्मल एजुकेशन तक पहुंच मुश्किल थी, इसलिए शुरुआती 9 वर्षों तक उनकी मां ही टीचर रही। उन्होंने मातृभाषा में पढ़ाया और आसपास की दुनिया से चीजें समझाई। आगे चलकर यही अनुभव उनकी एजुकेशनल फिलॉसफी की नींव बना। बच्चा अपनी भाषा और एनवायरनमेंट में तेजी से सीखता है, लेकिन अनजान भाषा, एग्जाम्पल्स और टीचिंग स्टाइल वाली क्लासरूम में पहुंचते ही उसकी इंटेलिजेंस नहीं घटती, उसका सिस्टम से कनेक्शन टूटता है। करीब 9 साल की उम्र में सोनम को फॉर्मल स्कूलिंग के लिए श्रीनगर ले जाया गया। उनके पिता सोनम वांग्याल राजनीति से जुड़े थे और जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री भी रहे। श्रीनगर का रेगुलर स्कूल सिस्टम सोनम के लिए बिल्कुल अलग दुनिया था। वह लद्दाखी भाषा और स्थानीय माहौल में पले थे, जबकि क्लासरूम की भाषा और पढ़ाने का तरीका उनके लिए अनफेमिलियर था। कई मौकों पर उन्हें ऐसा महसूस कराया गया जैसे वह बाकी बच्चों से कमजोर हों। लेकिन प्रॉब्लम उनकी सीखने की क्षमता नहीं थी। प्रॉब्लम यह थी कि स्कूल उन्हें उनकी भाषा में समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा था। बाद में वह श्रीनगर से दिल्ली पहुंचे और विशेष केंद्रीय विद्यालय में दाखिल हुए। यह अनुभव उनके भीतर एक स्थायी सवाल छोड़ गया। क्या किसी बच्चे को उसकी भाषा, कल्चर और एनवायरनमेंट से काटकर पढ़ाना उसे वास्तव में शिक्षित करता है, या उसे अपने ही बारे में गलत यकीन दिलाता है? कठिनाइयों के बावजूद मैथमेटिक्स और साइंस में उनकी रुचि बढ़ती गई। उन्हें रेडीमेड आंसर्स याद करने से ज्यादा यह समझना पसंद था कि कोई मशीन काम कैसे करती है, किसी बिल्डिंग को बिना ज्यादा फ्यूल के गर्म कैसे रखा जा सकता है, और पहाड़ी इलाकों की समस्याओं को लोकल रिसोर्सेज से कैसे हल किया जा सकता है। 1980 के दशक में सोनम ने श्रीनगर के रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, आज के NIT श्रीनगर में एडमिशन लिया और 1987 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की। सुरक्षित नौकरी चुनना सामान्य था, लेकिन उनका ध्यान बचपन से देखी प्रॉब्लम पर था। ट्यूशन पढ़ाते हुए उन्होंने पाया कि लद्दाख के कई इंटेलिजेंट बच्चे एग्जाम्स में फेल हो रहे थे। किताबों का कॉन्टेक्स्ट उनकी जिंदगी से मेल नहीं खाता, लैंग्वेज अनफेमिलियर थी, टीचर्स की ट्रेनिंग और रिमोट स्कूल्स का फंक्शनिंग कमजोर था, और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के बजाय मेमोराइजेशन को पैमाना बनाया गया था। एक बच्चा पहाड़ों में पानी का रास्ता पहचान सकता था, मौसम का पैटर्न समझ सकता था, जानवरों की देखभाल कर सकता था और एक्सट्रीम कंडीशंस में जीना जानता था। लेकिन रिटन एग्जाम में फेल होते ही ऑफिशियल रिकॉर्ड उसे कमजोर घोषित कर देता था। यही कॉन्ट्रडिक्शन सोनम को परेशान करने लगा। 1988 में इंजीनियरिंग पूरी करने के करीब 1 साल बाद उन्होंने अपने भाई और कुछ युवा साथियों के साथ स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख शुरू किया, जिसका शॉर्ट फॉर्म SECMOL था। नाम में स्टूडेंट्स, एजुकेशन और कल्चर तीनों को जगह दी गई, क्योंकि उनकी नजर में प्रॉब्लम सिर्फ मार्क्स की नहीं थी। सवाल यह था कि एजुकेशन बच्चों को अपनी जड़ों से जोड़ रही है या उन्हें अपनी आइडेंटिटी से दूर कर रही है। SECMOL ने गांवों में स्टूडेंट्स की मदद और एग्जाम प्रिपरेशन से शुरुआत की, लेकिन जल्द साफ हुआ कि कोचिंग मास फेलियर का सॉल्यूशन नहीं। इसी सोच से 1994 में ऑपरेशन न्यू होप शुरू हुआ। यह गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, लोकल कम्युनिटीज और सिविल सोसाइटी का कोलैबोरेटिव प्रोग्राम था। विलेज एजुकेशन कमिटीज बनी, लोकल लोगों को स्कूल फंक्शनिंग में शामिल किया गया, टीचर्स की चाइल्ड फ्रेंडली ट्रेनिंग पर जोर हुआ और लर्निंग मटेरियल में लद्दाख की ज्योग्राफी, कल्चर और एवरीडे लाइफ को जगह देने की कोशिश हुई। इस मॉडल का लॉजिक सीधा था, जिस बच्चे की दुनिया में एप्पल है उसे मैंगो के एग्जाम्पल से कंसेप्ट समझाना जरूरी नहीं। शुरुआती लर्निंग मातृभाषा के सहारे मजबूत की जा सकती है। रिमोट एरिया में टीचर को जेन्युइन प्रॉब्लम हो तो उसे अकेला दोषी ठहराने के बजाय कम्युनिटी और एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर
रास्ता निकाल सकते हैं। सिकमोल के अनुसार 1998 के आसपास लद्दाख के सरकारी स्कूल स्टूडेंट्स में 10वीं का फेलियर रेट लगभग 95% था, यानी हर 100 में से करीब 5 बच्चे ही पास हो रहे थे। सोनम का आर्गुमेंट था कि जब फेलियर इंडिविजुअल नहीं मास स्केल पर हो तो फेलियर स्टूडेंट्स का नहीं, सिस्टम का है। ऑपरेशन न्यू होप के बाद पास परसेंटेज में बड़ा सुधार दर्ज हुआ। 2003 से 2006 के बीच लेह के सरकारी स्कूल्स में करीब आधे स्टूडेंट्स 10वीं पास करने लगे और बाद में फिगर और बढ़ा। एग्जैक्ट परसेंटेजेस पर सोर्सेज अलग हैं, लेकिन ब्रॉड चेंज साफ था। फिर भी ट्रेडिशनल बोर्ड एग्जाम्स में पीछे रह जाने वाले युवाओं के लिए SECMOL ने ऑल्टरनेटिव कैंपस बनाया। बाकी इंस्टीट्यूशंस हाई मार्क्स वालों को चुनते थे। यहां जगह उन स्टूडेंट्स के लिए थी जिन्हें सिस्टम फेलियर घोषित कर चुका था। यहां स्टूडेंट्स सिर्फ लेक्चर्स नहीं सुनते थे, वे कैंपस चलाते थे। कुकिंग, फार्मिंग, कंस्ट्रक्शन, सोलर एनर्जी, वाटर मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, लीडरशिप और छोटे बिजनेस मॉडल्स तक सीखते थे। कैंपस की एनर्जी का बड़ा हिस्सा सोलर सिस्टम से आता था। बिल्डिंग्स को इस तरह डिजाइन किया गया कि लद्दाख की कड़कड़ाती ठंड में भी कम एक्सटर्नल फ्यूल से अंदर रहने लायक टेम्परेचर बना रहे। स्टूडेंट्स रिन्यूएबल एनर्जी की डेफिनेशन सिर्फ किताब में नहीं पढ़ते थे, वे सिस्टम को ऑपरेट करते थे, उसकी प्रॉब्लम्स समझते थे और उसका मेंटेनेंस भी संभालते थे। सेकमोल में स्टूडेंट्स कमिटीज बनाते, अकाउंट्स देखते, विजिटर्स को गाइड करते, फूड मैनेजमेंट और कैंपस डिसीजन संभालते। मकसद सिर्फ वोकेशनल स्किल नहीं, फेलियर से टूटे कॉन्फिडेंस को रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर लौटाना था। आगे HIAL में सोनम ने 3 H की फिलॉसफी रखी: ब्राइट हेड, काइंड हार्ट और स्किल्ड हैंड्स, यानी तेज दिमाग, संवेदनशील दिल और काम करने वाले हाथ। उनके मुताबिक एग्जामिनेशन मशीन बनाने वाली लेकिन रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग न सिखाने वाली एजुकेशन अधूरी है। यही सोनम की कहानी इंस्पिरेशनल बायोग्राफी से इंस्टीट्यूशनल एक्सपेरिमेंट बनती है। उन्होंने सिर्फ स्पीचेस में एजुकेशन सिस्टम की आलोचना नहीं की, उन्होंने एक ऐसा कैंपस बनाया जहां उनके आइडियाज रोज टेस्ट होते थे। क्या फेल्ड घोषित बच्चे इनोवेशन कर सकते हैं? क्या एक्सट्रीम कोल्ड में एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना सस्टेनेबल बिल्डिंग बनाई जा सकती है? क्या स्कूल खुद लिविंग लैबोरेटरी हो सकता है? सिकमोल इन सवालों का प्रैक्टिकल आंसर बनने लगा। बाद में सोनम ने फ्रांस के ग्रेनोबल में अर्थन आर्किटेक्चर पढ़ा। फोकस था लोकल मिट्टी, सनलाइट, इंसुलेशन और ट्रेडिशनल नॉलेज से एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग्स बनाना। लद्दाख में विंटर बहुत कठोर है। डीजल, केरोसिन या इलेक्ट्रिसिटी पर लगातार निर्भर हीटिंग महंगी और हार्मफुल है। सेकमोल की सोलर हीटेड मड बिल्डिंग्स इसी सोच से बनी। विंडोज की दिशा, मोटी मिट्टी की दीवारें, इंसुलेशन और सनलाइट स्टोरेज से अंदर का टेम्परेचर काफी गर्म रखा जाता। नोबेल वीक डायलॉग के प्रोफाइल के अनुसार कुछ बिल्डिंग्स बाहर करीब -15 डिग्री होने पर भी अंदर लगभग +15 डिग्री तक रह सकती थी। यह सिर्फ आर्किटेक्चर का एक्सपेरिमेंट नहीं था, यह सोनम के काम का पैटर्न था। वह बड़ी प्रॉब्लम देखते और पूछते, क्या सॉल्यूशन के लिए हमेशा एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी चाहिए या फिजिक्स, ग्रेविटी, मिट्टी, पानी और सनलाइट को सही तरीके से इस्तेमाल करके सरल जवाब निकाला जा सकता है? लद्दाख की अगली बड़ी प्रॉब्लम पानी थी। ग्लेशियर से घिरा होने के बावजूद यह कोल्ड डेजर्ट है, रेनफॉल बहुत कम है और फार्मिंग मेल्ट वाटर पर निर्भर करती है। टोटल पानी से ज्यादा प्रॉब्लम टाइमिंग की थी। विंटर का पानी तब बह जाता जब इरिगेशन नहीं चाहिए होती। फार्मर्स को अप्रैल और मई में पानी चाहिए, लेकिन नेचुरल ग्लेशियर्स का पर्याप्त फ्लो बाद में आता, यानी सप्लाई और जरूरत का वक्त मेल नहीं खाता था। आर्टिफिशियल ग्लेशियर के कॉन्सेप्ट पर सोनम से पहले इंजीनियर चवांग नॉरफेल महत्वपूर्ण काम कर चुके थे। उन्होंने विंटर वाटर को रिलेटिवली फ्लैट आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स में फ्रीज करके स्प्रिंग इरिगेशन के लिए इस्तेमाल करने की दिशा दिखाई। सोनम ने इसी ब्रॉड चैलेंज को एक अलग ज्योमेट्री से देखा। उनका सवाल था, अगर आइस को फ्लैट सरफेस पर फैलाने के बजाय कोन शेप में जमा किया जाए तो सनलाइट के संपर्क में आने वाली सरफेस कम होगी और आइस ज्यादा समय टिकेगी। इस स्ट्रक्चर की शेप बुद्धिस्ट स्तूपा जैसी थी, इसलिए नाम पड़ा आइस स्तूपा। सिस्टम दिखने में ड्रामेटिक था, लेकिन प्रिंसिपल आसान। ऊंचाई पर मौजूद स्ट्रीम से पानी पाइप के जरिए नीचे लाया जाता। एलिवेशन डिफरेंस से ग्रेविटी प्रेशर बनाती। पाइप के आखिरी हिस्से से पानी फाउंटेन की तरह ऊपर निकलता। विंटर की ठंडी रातों में ड्रॉपलेट्स हवा में और नीचे गिरते वक्त फ्रीज होने लगती। धीरे धीरे कोन शेप्ड आइस स्ट्रक्चर तैयार होता जाता। इलेक्ट्रिक पंप की जरूरत नहीं, मुख्य फोर्स ग्रेविटी से आती। कोन में वॉल्यूम ज्यादा और एक्सपोज्ड सरफेस कंपैरेटिवली कम रहती, इसलिए आइस धीरे मेल्ट होती और स्प्रिंग में खेतों तक पानी पहुंचाती। 2014 में प्रोटोटाइप वर्क हुआ। 2015 में फ्यांग गांव के पास करीब 20 मीटर ऊंचा आइस स्तूपा बनाया गया। क्राउड फंडिंग से पाइपलाइन और प्रोजेक्ट के लिए रकम आई। करीब 15 लाख लीटर पानी स्टोर होने और मेल्ट वाटर से
हजारों पॉपुलर सैपलिंग्स को सिंचाई मिलने की जानकारी सामने आई। यह हर जगह का परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं था, लेकिन क्लाइमेट चेंज से जूझते माउंटेन रीजन्स के लिए लो एनर्जी एडेप्टेशन मॉडल के रूप में दुनिया का ध्यान खींचा। 2016 में आइस स्टूपा के लिए सोनम को रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज मिला। उन्होंने सहायता को प्रोजेक्ट विस्तार और हिमालयन एजुकेशन इनिशिएटिव में लगाने की बात कही। 2017 में ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर और 2018 में रमोन मगसेसे अवार्ड मिला। साइटेशन में कम्युनिटी ड्रिवन एजुकेशन रिफॉर्म्स, लद्दाखी यूथ के अपॉर्चुनिटीज और साइंस को लोकल कल्चर से जोड़ने के काम को रिकॉग्नाइज किया गया। अगला लक्ष्य हायर एजुकेशन था। सोनम का सवाल था कि माउंटेन रीजन्स के स्टूडेंट्स हमेशा प्लेन्स और बड़े सिटीज में ही क्यों जाएं? क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, टूरिज्म, आर्किटेक्चर, वाटर, लाइवलीहुड और इकोलॉजी पर आधारित एजुकेशन हिमालयस में ही क्यों न बने। इसी सोच से हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख यानी HIL शुरू हुआ। 2018 में कैंपस प्रोजेक्ट की फाउंडेशन रखी गई। फोकस ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी की कॉपी नहीं, लर्निंग बाय डूइंग और रियल वर्ल्ड माउंटेन प्रॉब्लम्स पर था। 2021 में इंडिया चाइना बॉर्डर टेंशन के बाद हाई ऑल्टीट्यूड सोल्जर्स की लिविंग कंडीशंस चर्चा में थी। सोनम और HIAL की टीम ने पोर्टेबल सोलर हीटेड टेंट का प्रोटोटाइप दिखाया। डेमोन्स्ट्रेशन के अनुसार बाहर करीब -14 डिग्री था, जबकि रात 10 बजे अंदर +15 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। टेंट सनलाइट से हीट कलेक्ट कर वाटर बेस्ड थर्मल स्टोरेज और इंसुलेटेड लेयर्स में रोकता था। डिजाइन 8 से 10 सोल्जर्स के लिए था और पार्ट्स पोर्टेबल रखे गए। बाद में सोशल मीडिया पर कई एग्जेजरेटेड क्लेम्स चले। कहीं कहा गया कि पूरी इंडियन आर्मी इसी टेंट का इस्तेमाल करती है, कहीं इसे ऐसी टेक्नोलॉजी बताया गया जिसने अकेले हाई ऑल्टीट्यूड डिप्लॉयमेंट बदल दिया। फिर भी प्रोजेक्ट सोनम के अप्रोच को साफ दिखाता था। कोल्ड क्लाइमेट से लड़ने के लिए सिर्फ फ्यूल जलाना जरूरी नहीं, उसी सनलाइट को हीटिंग सोर्स बनाया जा सकता है। पॉपुलर कल्चर ने सोनम को अलग पहचान दी। उन्हें लंबे वक्त तक 3 इडियट्स के फुनसुक वांगड़ू या रियल लाइफ रांचों से जोड़ा गया। 2009 की फिल्म में लद्दाख का इन्वेंटर बच्चों को प्रैक्टिकल साइंस सिखाता है, इसलिए सिमिलैरिटीज पर एसोसिएशन पॉपुलर हुआ। लेकिन जुलाई 2026 में आमिर खान ने कहा कि कैरेक्टर सोनम पर बेस्ड नहीं था और फिल्म बनाते वक्त वह तथा राइटर्स उन्हें नहीं जानते थे। पहले कई रिपोर्ट्स उलटा दावा करती रही थी। एक्यूरेट निष्कर्ष यही है कि सिमिलैरिटीज दिखी, लेकिन कंफर्म्ड बायोग्राफिकल एडेप्टेशन का प्रूफ नहीं। सोनम खुद भी इस कंपैरिजन से पूरी तरह कंफर्टेबल नहीं रहे। उनका काम किसी फिल्म कैरेक्टर से महत्वपूर्ण नहीं बनता। सेकमोल, ऑपरेशन न्यू होप, आइस स्टूपा और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का रिकॉर्ड फिल्म से पहले और फिल्म से अलग मौजूद था। लेकिन आयरनी यह रही कि सिनेमा से मिली पहचान बाद में पॉलिटिकल विवादों में फिर इस्तेमाल हुई। कभी उन्हें नेशनल हीरो बनाने के लिए, कभी उनकी इमेज को PR क्रिएशन बताने के लिए। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 से जुड़े कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस के बाद जम्मू कश्मीर राज्य 2 यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर और लद्दाख में रीऑर्गेनाइज हुआ। अलग लद्दाख की मांग पुरानी थी, इसलिए कई लोगों और सोनम ने शुरुआत में फैसले का स्वागत किया। फिर चिंता उठी कि यूनियन टेरिटरी को इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं मिली। लोकल ग्रुप्स ने कहा कि पहले विधानसभा रिप्रेजेंटेशन और लैंड तथा जॉब्स की कुछ प्रोटेक्शंस थी, अब मेजर डिसीजंस लेफ्टिनेंट गवर्नर और ब्यूरोक्रेसी के जरिए हो रहे हैं। फिर भी इन डिमांड्स पर दोनों क्षेत्रों के कई ऑर्गेनाइजेशन साथ दिखे। 4 ब्रॉड डिमांड्स सामने आई। लद्दाख को फुल स्टेटहुड, कॉन्स्टिट्यूशन की 6th शेड्यूल के सेफगार्ड्स, लोकल रिक्रूटमेंट के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन और जॉब्स की व्यवस्था तथा लेह और कारगिल के लिए बेहतर पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेशन। 6th शेड्यूल की मांग सबसे ज्यादा चर्चा में रही। संविधान के अनुच्छेद 244 के तहत यह फ्रेमवर्क मुख्य रूप से नॉर्थ ईस्ट के कुछ ट्राइबल एरियाज में ऑटोनोमस काउंसिल्स को स्पेशल पावर्स देता है। ये काउंसिल्स लैंड, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चर पर रूल्स बना सकती हैं। लद्दाख की ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी पॉपुलेशन स्केड्यूल्ड ट्राइब्स से जुड़ी है। 2019 में नेशनल कमीशन फॉर स्केड्यूल्ड ट्राइब्स ने भी लद्दाख को 6th शेड्यूल में शामिल करने की रिकमेंडेशन की थी, लेकिन 6th शेड्यूल अभी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के स्पेसिफाइड ट्राइबल रीजन्स का फ्रेमवर्क है। इसलिए लद्दाख को शामिल करने के लिए पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस चाहिए। केंद्र ऑल्टरनेटिव सेफगार्ड्स पर बात करता रहा, जबकि ग्रुप्स का डर था कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के बिना फ्यूचर गवर्नमेंट्स रूल्स बदल सकती हैं। स्टेटहुड रिप्रेजेंटेशन, पब्लिक सर्विस कमीशन, यूथ रिक्रूटमेंट और सेपरेट सीट्स लेह कारगिल की अलग रियलिटीज से जुड़ी डिमांड्स थी। सरकार के सामने दूसरी तरह के सवाल थे। नेशनल सिक्योरिटी, बॉर्डर मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव फीजिबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट। लद्दाख चाइना
और पाकिस्तान दोनों की सीमाओं से जुड़ा स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव रीजन है। केंद्र डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को जरूरी मान सकता था। डेडलॉक यही था। लोकल ग्रुप्स ऑटोनॉमी और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स चाहते थे, जबकि केंद्र प्रोटेक्शन पर बातचीत के लिए तैयार दिखा, लेकिन स्टेटहुड और 6th शेड्यूल जैसी कोर डिमांड्स पर सहमति नहीं बनी। 2023 में सोनम ने 5 दिन का क्लाइमेट फास्ट शुरू किया। वह खारदुंगला जैसे इलाके में बैठना चाहते थे जहां टेम्परेचर -40 डिग्री तक जा सकता है। प्रशासन ने सेफ्टी कंसर्न्स में अनुमति नहीं दी और फास्ट HIL के पास फ्यांग में हुआ। सोनम ने मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन और हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति का आरोप लगाया। पुलिस ने हाउस अरेस्ट से इनकार कर एक्सट्रीम वेदर को वजह बताया। मांग थी कि प्रधानमंत्री लद्दाख के रिप्रेजेंटेटिव्स और 6th शेड्यूल सेफगार्ड्स पर ध्यान दें। 5वें दिन सैकड़ों लोग जुड़े। फास्ट खत्म हुआ, एजिटेशन नहीं। फरवरी 2023 में लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने दिल्ली के जंतर मंतर पर ज्वाइंट प्रोटेस्ट किया। स्टेटहुड, 6th शेड्यूल, जॉब्स, पब्लिक सर्विस कमीशन और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की मांग दोहराई गई। अब सोनम सिर्फ एजुकेशन रिफॉर्मर और एनवायरमेंटल इनोवेटर नहीं थे, वह लद्दाख की पॉलिटिकल डिमांड्स का नेशनली रिकॉग्नाइजेबल चेहरा बन चुके थे। 2024 में टॉक्स के बावजूद 4 मार्च की मीटिंग के बाद स्टेटहुड और 6th शेड्यूल पर डेडलॉक रहा। 6 मार्च को सोनम ने लेह में 21 दिन का क्लाइमेट फास्ट शुरू किया। वह पानी और नमक पर रहे, सब जीरो टेम्परेचर में खुले एरिया में रातें बिताई और कॉन्क्रीट कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन की मांग की। अलग अलग ग्रुप्स और नागरिक साथ आए। 26 मार्च 2024 को फास्ट खत्म हुआ, मूवमेंट नहीं। पश्मीना मार्च की योजना ईस्टर्न लद्दाख के ग्रेजिंग ग्राउंड्स और बॉर्डर कंसर्न्स को हाईलाइट करने के लिए बनी। नोमैड्स का कहना था कि पास्चर लैंड पर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स और बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस का प्रेशर बढ़ रहा है। प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर और बॉर्डर सेंसिटिविटी के आधार पर प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स लगाए, सिक्योरिटी बढ़ाई और मार्च सस्पेंड हुई। सपोर्टर्स ने इसे पीसफुल मूवमेंट रोकना कहा। एडमिनिस्ट्रेशन ने सेंसिटिव जोन में बड़ी क्राउड को रिस्क बताया। यही नैरेटिव और कॉम्प्लिकेटेड हुआ। सपोर्टर्स सोनम को लोकल राइट्स और इकोलॉजी की आवाज बताते थे। क्रिटिक्स का कहना था कि बॉर्डर और चाइना से जुड़े मुद्दों को पब्लिक मोबिलाइजेशन के साथ उठाना नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्लिकेट कर सकता है। सोनम का आर्गुमेंट था कि बॉर्डर कम्युनिटीज की जमीन और लाइवलीहुड सुरक्षित होंगी, तभी वे बॉर्डर के मजबूत स्टेक होल्डर्स बने रहेंगे। सितंबर 2024 में सोनम और करीब 75 वॉलंटियर्स ने लेह से दिल्ली तक करीब 1000 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू की। एम था केंद्र को टॉक्स दोबारा शुरू करने के लिए परसुएड करना। 30 सितंबर की रात दिल्ली बॉर्डर के पास सोनम और 100 से ज्यादा मार्चर्स को प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स के तहत डिटेन किया गया। नेशनल मीडिया और ऑपोजिशन ने पूछा कि पीसफुल मार्चर्स को राजघाट तक क्यों नहीं जाने दिया गया। बाद में रिलीज के बाद 7 अक्टूबर के आसपास दिल्ली में नया फास्ट शुरू हुआ जो 15 दिन चला। 21 अक्टूबर को होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल ने फ्यूचर टॉक्स का लेटर दिया और फास्ट खत्म हुआ। कोर डिमांड्स फिर भी अनरिजॉल्व्ड रहीं। आंदोलनकारियों को हर फास्ट के बाद मीटिंग का प्रॉमिस दिखता था। सरकार कहती रही डायलॉग और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोटेक्शंस पर काम जारी है। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच रही थी जहां पीसफुल प्रोटेस्ट, यूथ फ्रस्ट्रेशन, पॉलिटिकल एलिगेशंस और गवर्नमेंट नेगोशिएशंस एक साथ टकराने वाले थे। 10 सितंबर 2025 को सोनम ने 35 दिन की हंगर स्ट्राइक शुरू की। स्टेटहुड और 6th शेड्यूल फिर सेंट्रल डिमांड्स थी। 23 सितंबर को 2 बुजुर्ग पार्टिसिपेंट्स की हालत बिगड़ी और उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अगले दिन 24 सितंबर को लेह शटडाउन और प्रोटेस्ट कॉल में क्राउड सड़कों पर आ गया। शुरुआत पीसफुल प्रोटेस्ट के रूप में हुई, लेकिन सिचुएशन जल्दी कंट्रोल से बाहर चली गई। भीड़ के कुछ हिस्सों ने बीजेपी ऑफिस, हिल काउंसिल से जुड़ी प्रॉपर्टी और व्हीकल्स में आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस और प्रोटेस्टर्स के बीच क्लैशेस हुए, टीयर गैस चला, पुलिस फायरिंग हुई, 4 लोगों की मौत हो गई और 50 से ज्यादा घायल हुए। कुछ रिपोर्ट्स में घायल लोगों की संख्या इससे भी अधिक बताई गई। यह लद्दाख के रीसेंट हिस्ट्री की सबसे गंभीर वायलेंट घटनाओं में से एक थी। सोनम ने वायलेंस कंडेम करके उसी दिन हंगर स्ट्राइक खत्म की और कहा कि वायलेंस उनका रास्ता नहीं। केंद्र ने आरोप लगाया कि उनके प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स ने क्राउड को इंसाइट किया। सोनम ने इनकार कर कहा कि लंबे पीसफुल प्रोटेस्ट्स की अनदेखी से फ्रस्ट्रेशन बढ़ी। सपोर्टर्स ने नॉन वायलेंस, फास्ट समाप्त करने और स्केप गोटिंग का आर्गुमेंट रखा। कानूनी रूप से गिल्ट तय करना कोर्ट और इन्वेस्टिगेशन का काम है, लेकिन पब्लिक नैरेटिव ने फैसला तुरंत सुना दिया। एक तरफ सोनम को वायलेंस का रिस्पॉन्सिबल फेस बनाया गया, दूसरी तरफ कहा गया कि पीसफुल एक्टिविस्ट पर क्राउड के हर एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालना अनफेयर है। और फिर एक्शन सिर्फ व्यक्ति तक सीमित नहीं रहा। हिंसा के अगले दिन होम मिनिस्ट्री ने सेकमोल का FCRA रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया। एक इश्यू करीब 3.5 लाख रुपए की एंट्री थी,
सेकमोल ने इसे FCRA फंड से खरीदी पुरानी बस की सेल प्रोसीड्स बताया, जिसे वापस FCRA अकाउंट में जमा किया गया। दूसरी एंट्री 54,600 रुपए की थी, जो 3 वॉलंटियर्स की फूड और अकोमोडेशन पेमेंट थी। एसिकमोल ने लोकल अकाउंट के बजाय गलती से FCRA अकाउंट में ट्रांसफर बताया। मिनिस्ट्री ने वायोलेशन मारा। तीसरी एंट्री स्वीडन से आए करीब 4,93,000 रुपए की थी। प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में माइग्रेशन, क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, सॉवरेंटी और ऑर्गेनिक फार्मिंग थे। मिनिस्ट्री ने सॉवरेंटी को नेशनल सॉवरेंटी से जोड़ा। सेकमोल ने कहा कॉन्टेक्स्ट फूड सॉवरेंटी और यूथ अवेयरनेस था। मिनिस्ट्री ने अकाउंट्स और FCRA कंप्लायंस में वायोलेशंस बताए। SECMOL ने कई एंट्रीज को टेक्निकल मिस्टेक्स और एक्शन को डिस्प्रोपोर्टिनेट कहा। लाइसेंस कैंसिलेशन, टेररिज्म, सेडिशन या एंटी नेशनल कन्विक्शन नहीं, फॉरेन फंडिंग रेगुलेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन था। लेकिन वायलेंस के तुरंत बाद टाइमिंग ने पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी बढ़ाई। सपोर्टर्स ने सवाल उठाया। सरकार ने कहा नोटिसेस पहले जारी थे और डिसीजन डॉक्यूमेंटेड वायलेशंस पर आधारित था। CBI ने अलेज्ड FCRA वायलेशंस को लेकर प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी शुरू की। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान विजिट, फॉरेन कॉन्फ्रेंसेस, फॉरेन फंडिंग और अलग अलग फोटोग्राफ्स को जोड़कर कई नैरेटिव्स बनाए गए। फरवरी 2025 में सोनम का इस्लामाबाद जाना क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस से जुड़ा था। सिर्फ फॉरेन कॉन्फ्रेंस में मौजूद होना इलीगल कनेक्शन का प्रूफ नहीं। 26 सितंबर 2025 को सोनम को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी NSA के तहत डिटेन किया गया। प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत उन्हें नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर थ्रेट मानकर नॉर्मल क्रिमिनल ट्रायल से अलग रखा जा सकता था। उन्हें लद्दाख से जोधपुर सेंट्रल जेल भेजा गया। गवर्नमेंट ने स्पीचेस को 24 सितंबर वायलेंस से जोड़ा। पत्नी गीतांजलि आंगमो ने सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीजर, ग्राउंड्स और वीडियो मटेरियल पर सवाल उठाए। एडमिनिस्ट्रेशन ने डिटेंशन को जस्टिफाइड बताया। सोनम की पब्लिक इमेज फिर 2 एक्सट्रीम्स में टूट गई। सपोर्टर्स पूछते थे नॉन वायलेंस की बात करने वाला एजुकेशन रिफॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट कैसे बन गया। क्रिटिक्स पूछते थे क्या अवार्ड्स और इनोवेशंस किसी व्यक्ति को करंट एलिगेशन से ऑटोमेटिकली इम्यून बना देते हैं। दोनों सवालों के बीच लीगल प्रोसेस चलता रहा। पुराने अच्छे काम फ्यूचर अकाउंटेबिलिटी खत्म नहीं करते, लेकिन सीरियस लॉ लगा देना आरोपों को अपने आप प्रूवन भी नहीं बनाता। सोनम करीब 6 महीने जोधपुर जेल में रहे। कई सुप्रीम कोर्ट हियरिंग्स के बीच 14 मार्च 2026 को केंद्र ने NSA डिटेंशन रिवोक कर दी। होम मिनिस्ट्री ने पीस, स्टेबिलिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट और कंस्ट्रक्टिव डायलॉग का एनवायरनमेंट बनाने की बात कही। उसी दिन रिलीज हुआ। डिटेंशन करीब 170 दिन चली। ऑर्डर रिवोक होने पर सुप्रीम कोर्ट ने रिलीज पिटीशन को इनफ्रक्चुअस मानकर डिस्पोज किया। कोर्ट ने यह तय नहीं किया कि सितंबर वायलेंस के एलिगेशंस सही थे या गलत। रिवोकेशन एक्विटल नहीं था और डिटेंशन के दौरान क्रिमिनल कन्विक्शन भी नहीं हुई। रिलीज के बाद सोनम ने विन विन रेजोल्यूशन और गिव एंड टेक अप्रोच की बात की। डिमांड्स छोड़ी नहीं गई, लेकिन परमानेंट कॉन्फ्रंटेशन के बजाय डायलॉग का सिग्नल दिया गया। कोई भी मान सकता था कि करीब 6 महीने की डिटेंशन के बाद वह पब्लिक कॉन्फ्रंटेशन से कुछ दूरी बनाएंगे। लेकिन रिलीज के लगभग 3 महीने बाद देश में एक अलग इशू उठा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में अलेज्ड पेपर लीक्स और इरेगुलरिटीज। मई 2026 में मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन से जुड़ा बड़ा विवाद उठा। लाखों कैंडिडेट्स प्रभावित हुए और एक मेजर एग्जामिनेशन को कैंसिल या रीस्केड्यूल करना पड़ा। फैमिलीज सालों की सेविंग्स कोचिंग, ट्रैवल और एप्लीकेशंस में लगाती है। स्टूडेंट्स जीवन के 2 से 4 साल एक एग्जाम पर देते हैं। पेपर लीक उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एरर नहीं, फेयरनेस पर हमला था। मानो मेहनत ऐसे सिस्टम से कंपीट कर रही हो जहां किसी के पास क्वेश्चंस पहले से हैं। इसी एंगर के बीच अभिजीत दीपक्के के नेतृत्व वाली कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP सोशल मीडिया मूवमेंट के रूप में उभरी। नाम सैटिरिक था, लेकिन पॉलिटिक्स, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और यूथ फ्रस्ट्रेशन पर सेंटर्ड थी। मूवमेंट ने यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की मांग की। आर्गुमेंट था कि रिपीटेड एग्जामिनेशन कंट्रोवर्सीज पर टॉप लेवल पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए। सिर्फ रेजिग्नेशन से पेपर लीक्स हमेशा के लिए बंद नहीं होते। एग्जामिनेशन सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग, लॉजिस्टिक्स, लोकल सेंटर्स, क्रिमिनल नेटवर्क्स, कोचिंग माफिया, ऑफिशियल्स और एनफोर्समेंट एजेंसीज जैसी कई लेयर्स होती हैं। लेकिन प्रोटेस्टर्स का कहना था कि जब फेलियर लार्ज स्केल पर हो, अकाउंटेबिलिटी कुछ लोअर एम्प्लॉइज या अरेस्टेड मिडलमैन तक सीमित नहीं रह सकती। सोनम इस मूवमेंट के साथ खड़े हो गए। यह लद्दाख की 6th स्केड्यूल डिमांड से अलग इश्यू था, लेकिन उनके लिए कनेक्शन एजुकेशन और यूथ था। पब्लिक लाइफ की शुरुआत उन्होंने उन स्टूडेंट्स के साथ की थी जिन्हें फेल्ड सिस्टम ने पीछे छोड़ दिया था। अब वह नेशनल एग्जामिनेशन सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठा रहे स्टूडेंट्स के साथ बैठ गए। 28 जून 2026 को
सोनम ने दिल्ली के जंतर मंतर पर इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक शुरू की। सेंट्रल डिमांड सीजेपी के साथ सॉलिडेरिटी में धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन और एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज पर अकाउंटेबिलिटी थी। उन्होंने कहा कि वह 6 सप्ताह तक फास्ट जारी रख सकते हैं अगर उससे पहले उनकी जान न चली गई। हंगर स्ट्राइक में प्रोटेस्टर किसी दूसरे पर फिजिकल फोर्स नहीं लगाता, वह अपने शरीर को पॉलिटिकल मैसेज बनाता है। यही मॉरल पावर और कंट्रोवर्सी है। सपोर्टर्स इसे इंस्टीट्यूशंस के न सुनने पर बचा आखिरी नॉन वायलेंट रास्ता कहते हैं। क्रिटिक्स इसे इलेक्टेड गवर्नमेंट पर मॉरल ब्लैकमेल जैसा प्रेशर मानते हैं। सोनम का फास्ट इसी डेमोक्रेटिक डिलेमा के बीच था। मूवमेंट सोशल मीडिया और स्टूडेंट्स में फैला। पॉलिटिकल लीडर्स, एक्टर्स, फिल्म मेकर्स, एकेडमिक्स और एक्टिविस्ट्स ने सपोर्ट दिया, लेकिन प्रोटेस्ट साइट पर कुछ सपोर्टर्स रील्स और सोशल गैदरिंग जैसे बिहेवियर में दिखे। सोनम ने नाराज होकर कहा, तो बात यह है कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी कम से कम एक दिन का अनशन करें। उसी साइट पर जेन्युइन हंगर स्ट्राइक कर रहे स्टूडेंट्स की ब्लड शुगर गिर रही थी और मेडिकल हेल्प देनी पड़ रही थी। एक तरफ कैमरा विजिबिलिटी, दूसरी तरफ पर्सनली हर्ट कैंडिडेट्स। क्या कुछ लोगों का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इश्यू को इनवैलिड करता है या ऑर्गेनाइजर्स को डिसिप्लिन और मैसेज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए? यह नई बहस बन गई। इस बीच सोनम का वजन लगातार घटा। 14 जुलाई तक फास्ट के 17वें दिन रिपोर्ट्स के अनुसार करीब 8.5 किलो वजन कम हो चुका था। डॉक्टर्स प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग के रिस्क्स बता रहे थे। सपोर्टर्स और ऑपोजिशन लीडर्स फास्ट खत्म करने की अपील कर रहे थे। सोनम का जवाब ब्रॉडली यही था, सिर्फ उनसे फास्ट खत्म करने को कहना आसान है, गवर्नमेंट से डायलॉग शुरू करने को क्यों नहीं कहा जा रहा? शरीर कमजोर हुआ, लेकिन बड़ा पब्लिक नेगोशिएशन दिखाई नहीं दिया। सपोर्टर्स ने पूछा, डिमांड मानना अलग बात, फॉर्मल डायलॉग क्यों नहीं? सरकार की चिंता यह हो सकती थी कि हर इंडेफिनिट फास्ट पर रेजिग्नेशन या कंसेशन गवर्नेंस का डेंजरस प्रेसिडेंट बनेगा। कम्युनिकेशन न होने से यह पक्ष भी साफ नहीं आया। डेडलॉक गहरा गया। सोनम फास्ट तोड़ते तो सपोर्टर्स इसे बिना रिजल्ट रिट्रीट कह सकते थे। फास्ट जारी रखते तो हेल्थ रिस्क हर घंटे बढ़ रहा था। गवर्नमेंट बातचीत करती तो प्रोटेस्टर्स इसे विक्ट्री बताते। गवर्नमेंट चुप रहती तो मॉरल प्रेशर बढ़ता, लेकिन शरीर की बायोलॉजिकल लिमिट पॉलिटिकल कैलेंडर का इंतजार नहीं करती। 15 जुलाई को लॉयर राकेश कुमार सैनी ने दिल्ली हाई कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन दाखिल की। मांग थी कि सोनम को हॉस्पिटल ले जाकर नेसेसरी ट्रीटमेंट दिया जाए और जरूरत हो तो फोर्स फीडिंग तक की जाए। मामला पॉलिटिक्स से निकलकर लाइफ, कंसेंट, राइट टू प्रोटेस्ट और स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में बदल गया। 16 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली गवर्नमेंट को डेली मेडिकल एग्जामिनेशन का निर्देश दिया। कोर्ट ने हर लाइफ को प्रेशियस बताते हुए रिपोर्ट्स के आधार पर इंटरवेंशन कहा। सॉलिसिटर जनरल ने डॉक्टर्स की एडवाइस मानने का एश्योरेंस दिया। फोर्स फीडिंग लीगली और एथिकली सेंसिटिव था। कॉम्पिटेंट एडल्ट ट्रीटमेंट रिफ्यूज कर सकता है, लेकिन स्टेट प्रिवेंटेबल डेथ को पूरी तरह इग्नोर भी नहीं कर सकती। ऑटोनॉमी और ड्यूटी की सीमा साफ नहीं थी। 17 जुलाई तक फास्ट 20वें दिन में पहुंच गया। सोनम बोलने में भी कमजोर दिख रहे थे। कई पब्लिक फिगर्स ने उनसे लाइफ बचाने के लिए फास्ट खत्म करने की अपील की। प्लान्ड पार्लियामेंट मार्च नजदीक था। मॉनसून सेशन शुरू होने वाला था और प्रोटेस्टर्स उम्मीद कर रहे थे कि इश्यू पार्लियामेंट तक पहुंचेगा। फिर 18 जुलाई की सुबह पुलिस जंतर मंतर पहुंची। अथॉरिटीज ने सोनम को वहां से हटाकर VMMC और सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंचाया। पुलिस का कहना था कि मेडिकल कंडीशन और कोर्ट डायरेक्शंस के कारण एक्शन जरूरी था। सपोर्टर्स ने आरोप लगाया कि उन्हें फोर्सफुली उठाया गया और प्रोटेस्ट साइट खाली कराई गई। हॉस्पिटल ने बताया कि वह स्टेबल है, लेकिन प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग और डिहाइड्रेशन से वीक है और कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग चाहिए। गीतांजलि आंगमो ने हॉस्पिटलाइजेशन की नेसेसिटी और कंसेंट पर सवाल उठाए। CJP फाउंडर अभिजीत दीपक्के ने अपना इंडेफिनिट फास्ट शुरू करने की घोषणा की। मूवमेंट खत्म नहीं हुआ, उसका सेंटर बदल गया। 18 जुलाई 2026 तक धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड स्वीकार नहीं हुई। एग्जामिनेशन रिफॉर्म का फाइनल फ्रेमवर्क नहीं आया। सोनम हॉस्पिटल में थे और प्रोटेस्ट जारी था। पूरी तस्वीर में सपोर्टर्स के पास लंबा रिकॉर्ड है। स्कूल और लैंग्वेज बैरियर झेलने वाला बच्चा, सिक्योर करियर छोड़ने वाला इंजीनियर, फेल्ड स्टूडेंट्स के लिए SECMOL, ऑपरेशन न्यू होप, सोलर कैंपस, मॉड बिल्डिंग्स, आइस स्टूपा, HIAL, मिलिट्री टेंट और रोलेक्स, ग्लोबल सस्टेनेबल आर्किटेक्चर तथा रामोन मक्साया जैसी रिकॉग्निशन। क्रिटिक्स के सवाल भी जरूरी हैं। क्या रिपीटेड इंडेफिनिट फास्ट डायलॉग को इमोशनल प्रेशर में बदलते हैं? क्या लीडर स्पीचेस और सपोर्टर्स के बिहेवियर की एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? 2025 की वायलेंस की इंपार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। क्या NGO का FCR
ए, कंप्लायंस बिल्कुल साफ नहीं होना चाहिए। और क्या पुराने कॉन्ट्रीब्यूशंस करंट स्क्रूटिनी रोक सकते हैं? एलिगेशन और प्रूफ अलग है। अवार्ड विनिंग पास्ट हर फ्यूचर डिसीजन को सही नहीं बनाता। 2025 की वायलेंस में 4 मौतें हुई। ऑक्जनी और पब्लिक प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन गलत थे, लेकिन पुलिस फायरिंग और डेथ्स की ट्रांसपेरेंट स्क्रूटनी भी जरूरी है। जांच को बताना होगा क्राउड वायलेंट कैसे हुआ, किसने उकसाया और सिक्योरिटी रिस्पॉन्स प्रोपोर्शनेट था या नहीं। सोनम ने वायलेंस कंडेम की, सरकार ने इंसाइटमेंट माना। एनएसए डिटेंशन करीब 6 महीने बाद रिवोक हुई। एक साइड ने इसे वीक केस का प्रूफ कहा, दूसरी इसे पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन मान सकती है, इनोसेंस डिक्लेरेशन नहीं। ऑफिशियल स्टेटमेंट ने रिलीज को म्यूचुअल ट्रस्ट और डायलॉग से जोड़ा, इसलिए आसान कंक्लूजन फैक्ट्स से आगे जाएगा। सोनम का स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रीब्यूशन एजुकेशन और एनवायरनमेंट में सबसे विवादित फेज पॉलिटिकल एक्टिविज्म में दिखता है। फिर भी बेसिक सवाल जुड़ा है, क्या सिस्टम उस बच्चे की सुनता है जो उसकी लैंग्वेज नहीं बोलता? क्या दिल्ली छोटे लेकिन स्ट्रेटेजिक लादक को सुनती है? क्या एग्जाम सिस्टम उन स्टूडेंट्स की मेहनत बचाता है जिनके पास इन्फ्लुएंस या लीक पेपर नहीं? इस कहानी में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बड़ी है। सरकार हर डिमांड स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं। स्टेटहुड, 6th स्केड्यूल, मिनिस्टीरियल रेजिग्नेशन और नेशनल एग्जामिनेशन रिफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैटर्स हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में रिजेक्शन भी रीजन्ड होना चाहिए। बातचीत, रिटन रिस्पॉन्स, ट्रांसपेरेंट डेटा और टाइम बाउंड प्रोसेस साइलेंस से बेहतर है। सोनम वांगचुक को एंटी नेशनल कह देना आसान है, उन्हें फ्लॉलेस नेशनल हीरो घोषित करना भी आसान है। मुश्किल यह मानना है कि कोई व्यक्ति देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, सरकार की लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म कर सकता है, स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स कर सकता है, एलिगेशंस का सामना कर सकता है और फिर भी उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स तथा हेल्थ की रक्षा जरूरी हो सकती है। आज उनके नाम के साथ 2 इमेजेस हैं। एक में स्टूडेंट्स सोलर कैंपस में प्रैक्टिकल लर्निंग कर रहे हैं और आइस स्टूपा खेतों को पानी दे रहा है। दूसरी में पुलिस उन्हें जंतर मंतर से हॉस्पिटल ले जा रही है। इनके बीच करीब 4 दशकों की इनोवेशन, रिकॉग्निशन, प्रोटेस्ट, वायलेंस, लीगल एक्शन और डिटेंशन की कहानी है। हेल्थ स्टेबल बताई गई, लेकिन मूवमेंट अनरिजॉल्व्ड है। धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड पूरी नहीं हुई। सीजेपी प्रोटेस्ट जारी है। पार्लियामेंट मार्च पर टेंशन है। लद्दाख की स्टेटहुड और 6th शेड्यूल डिमांड्स अनरिजॉल्व्ड हैं। SECMOL का FCRA डिस्प्यूट और 2025 की वायलेंस तथा NSA डिटेंशन की डिबेट भी बाकी है। एक ही वक्त में कई अधूरी कहानियां हैं। एजुकेशन रिफॉर्मर की लेगेसी, लद्दाख का कॉन्स्टिट्यूशनल फ्यूचर, FCRA कंप्लायंस, प्रिवेंटिव डिटेंशन, एग्जाम लीक अकाउंटेबिलिटी, हंगर स्ट्राइक की एथिक्स और उस 59 साल के आदमी की लाइफ जो सिस्टम को जगाने के लिए बार बार अपने शरीर को स्टेक पर रखता है। लेकिन सवाल आज भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। आपकी नजर में सोनम वांगचुक का बार बार हंगर स्ट्राइक करना लोकतांत्रिक जवाबदेही जगाने वाला अहिंसक कदम है या ऐसी स्ट्रैटेजी जो बातचीत को मॉरल प्रेशर में बदल देती है? अपनी राय फैक्ट्स और रीजन के साथ कमेंट्स में जरूर लिखिए।